हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम बात करने वाले हैं ये फिफ्थ सेम का पेपर रहेगा और इसका नाम है एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। ये पेपर जो है आपका बीकॉम में, बीए में, बीएससी में, फिफ्थ सेम में ये एग्ज़ाम होता है और ये जो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है, को करिकुलर कोर्स का पेपर रहेगा ये बीए में, बीएससी में, बीकॉम में। और ये जो पेपर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ ये लास्ट ईयर का पेपर है, दिसंबर 2023 का, लेकिन अभी आपके लिए आई थिंक 1-2 दिन में आपका एग्ज़ाम है, तो उसी एग्ज़ाम में आपके काम आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं पेपर को ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो ये जो पेपर है ये बुकलेट सीरीज़ क्यू वाली है, ये पेपर का बुकलेट नंबर है। आप इन सब चीज़ों को डिटेल को भरना बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए अब ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन में लिखा है एक परिवार में माँ की उम्र बेटी की उम्र से दोगुनी है। पिता माँ की उम्र से 10 वर्ष बड़े हैं। भाई अपनी माँ की उम्र से 20 वर्ष छोटा है और और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है। पिता की आयु कितनी होगी? तो आपको बताना है कि पिता की आयु अभी कितनी है। तो इसको सॉल्व करने का सीधा तरीका ये है कि जो स्टेटमेंट आपके पास दिए हों उनको आप छोटे छोटे फॉर्मेट में कहीं पे लिख लीजिए। तो क्या है फॉर्मेट में, सीधा सीधा हम लिखते हैं एक परिवार में माँ की उम्र बेटी की उम्र से दुगनी है। अगर M फॉर मदर है और D फॉर डॉटर है तो माँ की जो उम्र है वो डॉटर की उम्र से दुगनी है। तो इसका मतलब क्या है कि M को बराबर D के करने के लिए D में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो M बराबर D2 हो जाएगा। ऐसे अब आगे देखते हैं। पिता माँ से 10 वर्ष बड़े हैं। जो फादर हैं वो 10 साल ज़्यादा हैं किससे? मदर से, तो मदर के लिए 10 ईयर और ऐड कर दीजिए। इसके बाद में इसने लिखा है कि भाई अपनी माँ से 20 वर्ष छोटा है। जो उसका ब्रदर है वो ब्रदर जो है माँ से 20 वर्ष छोटा है, तो मदर की एज में 20 को लेस कर दीजिए। आगे बात करते हैं और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है। बहन मतलब डॉटर, तो डॉटर से जो है वो 5 वर्ष बड़ा है, तो डॉटर में से 5 लेस कर दीजिए आप, तो बराबर क्या आ जाएगा? ब्रदर आ जाएगा। तो स्टेटमेंट कुछ हमने लिख लिए हैं, तो इन्हीं स्टेटमेंट के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमको चेक क्या करना होता है कि कोई ना कोई स्टेटमेंट, इन चारों में से कोई ना कोई स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होगा। कोई 2 स्टेटमेंट ऐसे होंगे जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड होने वाले हैं। अब क्या रिलेटेड होने वाले हैं? देखो, एक जगह पे तो लिखा है हमने b बराबर d-5 और एक जगह पे क्या लिखा है हमने? इधर लिखा है एक जगह पे b बराबर m-20। अगर मैं b की जगह पे m-20 रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैंने क्या रखा है यहाँ पे रख दिया मैंने d-5 बराबर, और b की जगह पे रखा m-20। ये वैल्यू मैंने रख दी है। अब आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एक स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, डी वाला स्टेटमेंट शायद गलत तो नहीं हुआ है। लिखा है इसमें और अपनी बहन से, इधर लिखा है और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, ओके, इधर गलत कर दिया मैंने। जो ब्रदर है वो 5 वर्ष ज़्यादा है अपनी सिस्टर से। डॉटर में +5 करना है बेटा आपको, ये गलती से मैंने माइनस कर दिया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब हम, कि जो डिजिट है उनको एक तरफ रखेंगे हम। ठीक है, तो कैसे रख पाएंगे अभी हम इसको? अब आपको ध्यान क्या रखना है कि इस m में और इस d में एक को खत्म करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। चलो डिजिट तो आपस में ऐड हो जाएंगी, m में खत्म करेंगे कैसे? तो m बराबर लिखा हुआ है यहाँ पे d2, तो मैं क्या रखूंगा कि d+5 बराबर d2 और माइनस का 20। डिजिट को एक साथ रखेंगे और जो ABCD उनको एक साथ रखेंगे। कैसे रखेंगे? प्लस का 5 इधर बराबर, इधर जो ये मैंने गलत लगा दिया बराबर, इसको मैं हटाता हूँ। ये 5 ऐसे के ऐसे और इस 20 को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 20 हो जाएगा। और अब आप कैसे करेंगे? बराबर D2 को 2D लिख सकता हूँ और ये D जो है ये माइनस का D हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। 5 में 20 जोड़े कितना हो जाएगा? 25 बराबर का क्या हो जाएगा? D। इसका मतलब है D4 क्या है? डॉटर। तो डॉटर की जो एज है वो कितनी है आपके पास? 25 है। उसकी जो लड़की है उसकी एज कितनी है? 25 है। पूछा किसके? पिता की आयु पूछी है। तो पिता की आयु निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि डी में कोई ना कोई रिलेशन देखना है जो एफ तक पहुंचा दे। देखो एफ के साथ कोई रिलेशन डी में नहीं है, लेकिन एम बन सकता है डी से। तो मदर की एज कितनी हो जाएगी? 2D के बराबर। इसका मतलब क्या है कि 25 मल्टीप्लाई बाय
मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हो जाएगा 50। तो 50 की उसकी मदर है, लेकिन फादर कितने हैं, मदर से 10 ज़्यादा है, फादर कितने हैं, मदर से 10 ज़्यादा, तो 50 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा पूरा 60। तो इसमें सही जो आंसर है वो बी आंसर है 60। उसके जो फादर है वो 60 की एज के रहने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम इसी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अब आपके सामने, और इस क्वेश्चन में बोला है कि उस संख्या को पहचानिए जिसे 14 बार जोड़ने पर 195 प्राप्त हो जाए। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे भाई, किसी भी संख्या को कितनी बार जोड़ दें, मैं कहूँ 2 को 2 बार जोड़ो तो 2 मल्टीप्लाई 2 करके जोड़ सकते हैं, 2 को 3 बार जोड़ो तो 2 मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं। तो कितना 14 को कितनी बार जोड़ा जाए 195 प्राप्त हो जाए। अगर मैं 195 में डिवाइड लगा दूं भाई 14 का, तो किसी भी तरीके से 16, 13, 15, 14 ये नहीं आने वाला। क्यों? तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 14 को मैं कितनी बार गुणा करूं जो 195 हो जाए। भाई 16 करूंगा तो 6 डिजिट इसका है, 4 इसका है, तो 6 चौके 24, 4 आ रहा है किसमें, इकाई में, मतलब यूनिट में। यहाँ 5 आना चाहिए, और यहाँ 3 चौके 12, 5 चौके 20 और 4 चौके 16। तो किसी भी तरीके से 195 नहीं आने वाला है। लेकिन 195 कब आ सकता है, अगर क्वेश्चन में ये बोला जाता कि 13 को 15 बार जोड़ने पर, 13 को 15 बार, 13 को अगर आप 15 बार जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर 195 आ जाएगा। या फिर यहाँ 14 की जगह पे लिखा होता कि 15 को कितनी बार जोड़ा जाए जो 195 हो जाए, तो भाई 13 बार जोड़ा जाए, तो इसका आंसर सही माना जाएगा। क्योंकि अगर 14 को 16 बार जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 224 सॉरी, और 13 बार जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 182, और 15 बार जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 210, और 14 बार जोड़ेंगे तो 196। मैं कैसे कर रहा हूँ, सीधा मैंने मल्टीप्लाई किया, इसमें 14 का, इसमें मल्टीप्लाई 14 का, इसमें मल्टीप्लाई 14 का, और इसमें मल्टीप्लाई 14 का। किसी भी तरीके से आंसर आपका जो है वो 195 नहीं आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गलत दिया है, या ये समझिए कि ऑप्शन गलत दिए हैं। इसमें सही ऑप्शन रहेगा कि 15 को कितनी बार जोड़ा जाए जो कि आंसर 195 हो जाए, तब आप उसका आंसर लगा पाएंगे, कितना, 13 लगा पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में आंसर गलत दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब अगला। चारों ऑप्शन शो होने चाहिए। देखिए अब 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं आपके पास। वैसे 4 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन एक साथ दिख रहे हैं लेकिन आप लेफ्ट वाले पे ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। देखिए ये क्वेश्चन है आपका तीसरा, लिखा है भारत, दिल्ली, असम, गुवाहाटी। इनमें ग्राफ आपको चेक करना है कौन से ग्राफ में ये आ जाएंगे। तो देखिए एक बात समझिए, गुवाहाटी जो है, जो गुवाहाटी है वो कैपिटल है, किसका कैपिटल है, असम का। इसका मतलब गुवाहाटी एक शहर है जो असम के अंदर आता है, तो गुवाहाटी ब्रैकेट में बंद कर देना है, किसके में, असम के में। ठीक है, ये हो गया। अब दिल्ली, दिल्ली गुवाहाटी से बिल्कुल अलग है, पे अलग से लिख दिया यहाँ पे दिल्ली, एक ब्रैकेट अलग से बना के, एक सर्किल अलग से बना के। और भारत, ये दोनों ही चीज़, चाहे गुवाहाटी हो, असम हो, दिल्ली हो, सारे के सारे कहाँ आते हैं, इंडिया में आते हैं। अगर ऐसा कोई आपको दिख रहा है तो वो आंसर ठीक माना जाएगा। ऐसा कौन दिख रहा है हमको, सी, तो सी ऑप्शन इसका एकदम ठीक माना जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे बात को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 4 है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें 4 में क्या लिखा है, 4 में लिखा है स्नातक स्नोकोत्तर, मतलब ये तो होता है यूजी और ये होता है पीजी, है ना। इसके आपको बनाने हैं तो क्या रहने वाले हैं, देखिए इसमें कैसे करेंगे, इसमें कैसे देख पाएंगे हम कि यहाँ पे हर एक में 3 का डिजिट है, हर एक में 3 का डिजिट, लेकिन क्वेश्चन में हमको 2 ही डिजिट दी हुई हैं। इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, इसमें मिस प्रिंट हुआ है, जो कि सही नहीं है। इसका ऑप्शन एकदम सही नहीं है। एग्जाम में भी इसका ऑप्शन सही नहीं माना है, इसको मार्किंग से बाहर रखा गया है। मैं आपको इसके साथ में आपको आंसर की भी सेंड कर दूंगा, लेकिन अगर किसी को चाहिए ये PDF ऐसा, तो वो मेरे को मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हाय हेलो लिख के और उसको सेंड कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने इधर लिखा है 9084409668। आप लोग हेलो लिखो और साथ में PDF सब्जेक्ट का नाम लिखो, मैं आंसर की और विद ये PDF सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें लिखा है कौन सा आंकड़ा 3 वर्गों, अब 3 वर्ग लिखे हैं, डॉक्टर, शिक्षक, अगला वर्ग इसमें है ही नहीं, सिर्फ कह दिया डॉक्टर दिया है, टीचर दिया है, 3 वर्ग की बात कर रहा है, लेकिन इसमें एक कोई मिसिंग है। तो अब उसका आंसर क्या है, माना तो ये जाएगा कि इसको एग्जाम से बाहर रखिए आप, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उसका एग्जाम आंसर माना है, वो क्या माना है, बी आंसर इसका मान लिया है। वो क्यों मान लिया होगा, वो इसीलिए मान लिया होगा कि जितने भी डॉक्टर्स हैं
हो सकता है उनमें से कुछ टीचर्स भी हों, जितने भी डॉक्टर्स हैं उनमें से कुछ टीचर भी हों, और ऐसा कोई बनने वाला एक ही यहाँ पे पॉइंट है, ऐसा कौन है? बी। तो इसको आंसर को सही मान लिया है, वैसे आंसर नहीं है इसका, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है हमारे पास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले कुछ क्वेश्चन आए निष्कर्ष वाले, कथन निष्कर्ष जैसे क्वेश्चन होते हैं वैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें हम चेक क्या करते हैं, देखिए इसमें लिखा है सभी किसान डॉक्टर हैं। तो कहने का मतलब जितने भी फार्मर हैं, जितने भी फार्मर हैं वो सारे के सारे कौन है? डॉक्टर हैं। तो मैंने इनको डॉक्टर में बंद कर दिया, ठीक है। छोटा वाला फार्मर है, बड़ा वाला डॉक्टर है। इसका मतलब क्या है कि किसान जितने भी सारे के सारे डॉक्टर होने वाले, ठीक है। इसमें क्या लिखा है अगला, सभी डॉक्टर जादूगर हैं, और जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी डॉक्टर हैं वो सारे के सारे मैजिशियन हैं, सारे के सारे मैजिशियन है। ये हमारे पास ग्राफ बन के तैयार हो गया है। अब निष्कर्ष क्या है? सभी किसान जादूगर हैं भाई, फार्मर हैं मैजिशियन के अंदर बंद है। हाँ भाई पहला एकदम ठीक है। दूसरा, कोई किसान जादूगर नहीं है भाई, फार्मर तो ये है, फार्मर तो मैजिशियन के अंदर बंद है, इसका मतलब मैजिशियन ज्यादा है, फार्मर कम है, तो सारे के सारे होने चाहिए, ये गलत है। इसका मतलब क्या है? पहला वाला ठीक है, दूसरा वाला गलत है। इसमें से अब आपको सही क्या करना है देखने। अब ऑप्शन क्या क्या है? केवल 2 अनुसरण करता है, नहीं ये नहीं करता। केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं, नहीं ये भी नहीं करता। केवल 1 अनुसरण करता है, हाँ ये ठीक है, ये फॉलो करता है, ये माना जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है? एकदम सी ऑप्शन एकदम ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, शो हो रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कोई भी वर्ग आयत नहीं है, कोई भी जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल्स नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल्स नहीं है, वो ये नहीं है आयत, रेक्टेंगल्स ये नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है मान लिया। अब कह रहा है सभी आयत त्रिभुज हैं, मतलब ऑल रेक्टेंगल्स आर ट्रायंगल्स, सभी जो हैं वो ट्रायंगल्स हैं, ये वाले सारे के सारे आयत जो हैं वो ट्रायंगल्स हैं। मैंने ऐसे इसको बंद कर दिया एक ग्राफ बना के। अब इसको कैसे चेक करेंगे? लिखा है निष्कर्ष में, कंक्लूजन में क्या लिखा है? कुछ त्रिभुज वर्ग हैं भाई, त्रिभुज अलग है, रेक्टेंगल्स अलग है और स्क्वायर अलग है, नहीं ये तो गलत हो गया पूरे तरीके से। अगला, कुछ त्रिभुज आयत हैं भाई, त्रिभुज ये रे आयत ये रे, तो भाई सारे त्रिभुज आयत नहीं है, लेकिन कुछ तो है, कुछ के पार्ट में तो है ना, ये कुछ के पार्ट में है ये। इसका मतलब क्या है कि इतने हिस्से में से इतने में है अभी ये, अगर ये 100% है तो हो सकता है कि 10% के बराबर हो। इसका मतलब दूसरा एकदम ठीक है। अब इसको कैसे चेक करेंगे आंसर में? केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, नहीं पहला वाला नहीं करता है। केवल 2 अनुसरण करता है, हाँ भाई दूसरा अनुसरण करता है, बाकी सारे गलत है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको इसमें ऑप्शन मानना पड़ेगा बेटा, बी ऑप्शन एकदम ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे अब। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपको शो हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 एकदम शो हो गया आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, स्टेटमेंट है कड़ी मेहनत गरीब आदमी का धन है। ओके, अब कंक्लूजन में क्या है? एक गरीब आदमी हमेशा मेहनती होता है? नहीं, जरूरी नहीं है कि एक गरीब आदमी हमेशा मेहनती होगा। दूसरा क्या लिखा है? एक गरीब आदमी अपनी कड़ी मेहनत से धन कमाता है। हाँ ये ठीक हो सकता है भाई, ये ठीक है। एक गरीब आदमी जो होता है वो कड़ी मेहनत से धन कमाता है, अमीर बनता है या पैसे कमाता है। अगला क्या लिखा है? एक अमीर आदमी हमेशा मेहनती होता है। नहीं, ये भी सही नहीं हो सकता है, इसको भी हम गलत कर लेते हैं। कह रहा है एक गरीब आदमी धन कमा सकता है। हाँ भाई कमा सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कमाएगा ही वो, ठीक है। इसको भी गलत कर देते हैं। तो हमारे पास कौन सा ठीक निकल के आया बेटा? बस हमारे पास निकल के आया सिर्फ 2 सही, ये वाला सेकंड वाला सही है। अब इसमें देख लेते हैं आंसर में क्या है। आंसर में ऑप्शन कौन सा सही माना जाएगा? बी ऑप्शन सही। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ये फॉलो करेगा, ठीक है बेटे। ऐसे कुछ क्वेश्चंस में रहेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसी अभी क्वेश्चंस हैं ये। देखिए क्या लिखा है? यह आवश्यक है कि शिक्षा रोजगार उन्मुख है। क्या यह आवश्यक है कि शिक्षा रोजगार उन्मुख हो? बताइए, ये जरूरी है ऐसा माना जाए, ऐसा नेसेसरी है कि एजुकेशन जो है वो जॉब के लिए जॉब ओरिएंटेड हो? चलिए पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है इसमें।
हाँ, शिक्षा का उद्देश्य कमाई के लिए व्यक्ति को तैयार करना है। हाँ भाई, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, एजुकेशन पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि आदमी स्वयं का रोजगार करे या कोई नौकरी करे या कोई जॉब करे, कैसे भी वो कहीं ना कहीं से अपना जो उसका जीवन है उसको चलाने के लिए अपना सैलरी कमा पाए या इनकम कमा पाए। चलिए, पहला ठीक है एकदम। दूसरा, हाँ, शिक्षित व्यक्ति को शिक्षा पूरी होने के बाद स्वयं के पैरों पर खड़ा होना चाहिए। हाँ भाई, ये भी एकदम ठीक कहा है इन्होंने, दोनों एकदम ठीक है। तीसरा पढ़ते हैं, अब क्या लिखा है। नहीं, शिक्षा केवल ज्ञान निर्मित के लिए होनी चाहिए, नहीं, ये जरूरी नहीं है। ज्ञान के लिए शिक्षा होती है, लेकिन इसका मतलब ये भी है ज्ञान भी बढ़ना चाहिए और कहीं ना कहीं हमको प्लेसमेंट भी मिलना चाहिए। आगे, नहीं, खेती कर सकता है जहाँ शिक्षा आवश्यक नहीं है। भाई, अगर शिक्षा तो हर जगह आवश्यक है, खेती भी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे अगर आप शिक्षित हैं। अलग अलग मॉडर्न तरीके से खेती आप करेंगे, तो पहला और दूसरा इसमें एकदम ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा माना जाएगा? ऑप्शन सॉरी बेटा, ऑप्शन ए एकदम ठीक है। तर्क 1 और तर्क 2 मजबूत है। इसका मतलब क्या है कि जो आर्ग्यूमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड है वो ज्यादा स्ट्रांग है थर्ड और फोर्थ के देखते हुए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शो हो रहा है बेटा, इधर नेक्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा है आपको इधर 10वें क्वेश्चन में क्या है कि लिखा है इसने, इस साल अच्छी बारिश होने के कारण और उचित देखभाल से किसान की अच्छी फसल की उम्मीद कर रहे हैं। किसान जो है, बारिश अच्छी हुई है, अच्छी देखभाल हुई है, तो इसलिए अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा है। चलिए चेक करते हैं क्या सही हो सकता है। कह रहा है अच्छी बारिश ही अच्छी फसलें होने का एकमात्र कारक है। नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। बारिश नहीं होती तब भी फसलें अच्छी होती हैं, देखभाल अच्छी करनी चाहिए। दूसरा, अच्छी बारिश हो या ना हो, किसान अच्छी फसल के लिए हमेशा अधिक से अधिक सावधानी बरतें। हाँ, ये सेकंड वाला एकदम ठीक है कि आप बारिश के ऊपर डिपेंड ना रहें, आप अपनी मेहनत करते रहें, उसकी अच्छे से देखभाल करते रहें। तो कौन सा ऑप्शन ठीक माना जाएगा? सेकंड बोल रहा है, तो बी ऑप्शन एकदम ठीक है बेटा, इसमें बी ऑप्शन एकदम ठीक है। देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस आपकी नॉलेज के साथ साथ आपकी तार्किक क्षमता पर, आपकी जो एबिलिटी है ना, उस पर डिपेंड करते हैं। आप कितना अच्छा सोच पा रहे हैं, किसी भी डिसीजन को कितना अच्छा आप ले पा रहे हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बारी, क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल कार्य है? देखिए, निष्कर्ष कथन वाले क्वेश्चन खत्म हो गए, अब कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू होंगे। अब आप याद रखिए एक बात कि कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पास, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो क्या कहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप अच्छे से ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़ें अपने एग्जाम के लिए। इसमें कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से रिलेटेड मिल जाएंगे। चलिए चेक करते हैं, अब देखो क्या लिखा है इसमें। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल कार्य है? तो कंप्यूटर क्या करता है बेटा? इनपुट होता है कंप्यूटर के अंदर, स्टोरेज भी होती है, प्रोसेसिंग भी होती है, और ऑल ऑफ एवं सारे होते हैं। भाई डी ऑप्शन एकदम ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? कौन सा ऐसा घटक है जो कंप्यूटर का, कौन सा फैक्टर है, कौन सा कंपोनेंट्स है? एएलयू होता है, सीपीयू होता है, मेमोरी होता है, कागज नहीं होता है। तो कागज एकदम ठीक ऑप्शन है इसका। थोड़ा सा एग्जाम पेपर जो है वो थोड़ा धुंधला आपको शो हो रहा होगा, है ना, ब्लर में शो हो रहा होगा। तो थोड़ा सा आप अपने क्या करेंगे, आपका जो आप वीडियोस देख रहे हैं उसकी थोड़ी सी आप क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए, तो आपका ये ठीक हो जाएगा एकदम। ठीक है बेटे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अभी हम। क्वेश्चन नंबर है 13 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर के बारे में सही है? कौन सा कथन ऐसा है जो कंप्यूटर के बारे में सही स्टेटमेंट है? तो देखते हैं। कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना है? नहीं, हार्डवेयर भी होता है। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित करता है? नहीं, हमको जानकारी देनी पड़ती है। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है? नहीं, सॉफ्टवेयर भी होते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित कर पुनः प्राप्त और संशोधित करता है। हाँ, ये डी ऑप्शन एकदम ठीक है, करेक्ट ऑप्शन एकदम डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन देखते हैं अब क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं? मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर का भाग नहीं है। तो ये ऑप्शन एकदम ठीक माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस डाटा को स्पेस के रूप में जाना जाता है।
तो प्रोसेस जो डाटा होता है उसको किसके रूप में जाता है, इंफॉर्मेशन, सूचना के रूप में। प्रोसेस डाटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन, सूचना के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन स्पेस द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं, सारे के सारे, ये सारे के सारे किए जाते हैं बेटा ALU। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस किसके द्वारा किए जाते हैं, ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, CU का पूरा फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन इसमें 17 थोड़ा ब्लर शो हो रहा है क्योंकि इसके फोटोज अच्छे से नहीं मिल पाए थे, इस वजह से ब्लर शो होगा। लिखा है इनमें से कौन सा हार्डवेयर अवयव नहीं है, ये लिखा है इनमें से कौन सा हार्डवेयर अवयव नहीं है, तो कौन सा नहीं है, इनपुट होता है, CPU होता है, मेमोरी होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये होता है, बी ऑप्शन एकदम ठीक है 17वें क्वेश्चन का। आगे बात करेंगे बेटा, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को स्पेस में बदलना है। जो डाटा है उसको किस में बदलना है, उसको इंफॉर्मेशन में बदलना, उसका पहला प्राइमरी उसका पर्पस है। ठीक है, मेन पर्पस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अब थोड़े से सही दिखेंगे आपको क्वेश्चंस। लिखा है 19 में, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है, कहाँ पे प्रोसेस करता है कंप्यूटर अपनी चीज़ों को, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ प्रोसेस करता है, CPU में। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट की बात कर देंगे, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन में हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से CPU के घटक हैं, कौन से हैं जो CPU के घटक हैं। भाई रैम रोम भी होते हैं, ALU मेमोरी भी होती है, ALU रजिस्टर्ड भी होते हैं, ALU कंट्रोल यूनिट में सब आते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट पे अलग से होती है। तो डी ऑप्शन ज़्यादा इसका सही माना जाएगा, डी ऑप्शन ज़्यादा सही है बेटा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शेष तीनों से असंगत है, डिफरेंट है, तीन में से, आगे जो चार दिए हैं 1 2 3 4, इन चार में से कौन सा ऐसा है जो बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए कैश मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है, और ये दे रखा है आपको इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ये भी होता है, और साथ में दे रखा है आपको कंट्रोल यूनिट। चलिए तो अलग कौन सा है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कैश मेमोरी, ये सारे के सारे होते हैं, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन आपका डिकोडर है ये एक सॉफ्टवेयर के जैसे काम करता है, जो CPU के अंदर केवल मशीनी कोड जो भाषा है ना, उसकी जो मशीनी कोड लैंग्वेज है उसको समझता है, उसको फिर आगे चल के उसका एक्सप्लेनेशन देता है। तो ये एकदम ठीक है, C ऑप्शन। चलिए 22 में बात करेंगे बेटा, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो CPU को कहा जाएगा, सॉरी UPS लिखा है यहाँ पे, CPU इधर लिखा है डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन पे एकदम ठीक है बेटा, CPU ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम CPU। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे 23 क्वेश्चंस की, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच होती है, कहां पर वो सीधा एक्सेस करता है, रैम मेमोरी में, रैम मेमोरी में डायरेक्ट एक्सेस होता है किसका, CPU का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे सही शो नहीं हुआ है, बाकी सब कुछ सही शो होगा। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU मेमोरी में शामिल है, कौन सा ऐसा है जो CPU की मेमोरी में शामिल होता है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, एकदम स्केच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी, ये वाला CPU में शामिल होता है। चलिए आगे बात करते हैं 25, स्पेस कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रक्रिया देना है। कौन सा ऐसा है, वह है कंट्रोल यूनिट ही बताता है मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, सबको यही बताता है कि हाँ भाई किसको किस तरह से काम करना है। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है इधर, CPU मेमोरी कंप्यूटर के स्पेस पर स्थित होते हैं, कहाँ पर स्थित होते हैं, CPU और मेमोरी कंप्यूटर के कहाँ पर स्थित होते हैं, मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं। मदरबोर्ड जो है वही काम करता है CPU के अंदर, मेन पार्ट जो है वो मदरबोर्ड का रहने वाला है बेटा। मदरबोर्ड पे सारी चिप्स लगी होती हैं, सारे मेमोरीज लगे होते हैं, सारे ट्रांजेक्शन लगे होते हैं, सब कुछ मदरबोर्ड पे लगा होता है, वही होता है सारा चीज़ों को सप्लाई करने वाला, किसको किधर कहाँ कितना सप्लाई करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे अभी हम 27 में लिखा है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, ये सब जानते हैं, चार्ल्स बेबेज है ना, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर्स, तो किसने, चार्ल्स बेबेज ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 28, लिखा है
निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? कौन सा ऐसा है फॉलोइंग पोर्टेबल एंड इजी टू कैरी, किसको हम जल्दी से कैरी कर सकते हैं इजी से? तो कौन है? लैपटॉप। लैपटॉप को हम आसानी से कैरी कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े होते हैं, मिनी कंप्यूटर भी बड़े होते हैं, और लैपटॉप बहुत छोटे होते हैं, उनको आप आसानी से कैरी कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं उनको आसानी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से किसे इनपुट डिवाइस शामिल है? निम्नलिखित में से किस में इनपुट डिवाइस शामिल है, जहां से आप इनपुट करते हैं भाई? कीबोर्ड से करते हैं, माउस से करते हैं, और कीबोर्ड और माउस दोनों से करते हैं। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा सही है कि कीबोर्ड माउस दोनों इसमें दिए हुए हैं। सी ऑप्शन एकदम ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 को हम देखेंगे। कंप्यूटर को निर्देश द्वारा दिए जाते हैं, किसके द्वारा निर्देश दिए जाते हैं कंप्यूटर को? कंप्यूटर को निर्देश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो इनपुट यूनिट के द्वारा। बिना कीबोर्ड के आप की टाइप नहीं कर सकते, बिना माउस के आप कर्सर को नहीं हिला सकते हैं, तो इनपुट डिवाइस जो होती है उनके द्वारा ही कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं कि उनको क्या काम करना है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? देखो, इफेक्ट डालेंगे कैरेक्टर में, होता है, अंडरलाइन करेंगे, होता है, फॉन्ट स्टाइल करेंगे, होता है, आगे लिखा है आपका इंडेंटेशन, तो ये नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि पैराग्राफ जो होता है ना, जो आपने पैराग्राफ बनाया हुआ है बेटा, उसके लेफ्ट में, उसके राइट में कितना मार्जिन आपको छोड़ना है, तो मार्जिन का प्रयोग करने के लिए, अलग अलग करने के लिए ये काम किया जाता है। तो सारे के सारे विकल्प जो हैं वो फॉर्मेटिंग में नहीं आते, करेक्टर की फॉर्मेटिंग में। ठीक है, जो करेक्टर्स हैं आपके ABCD 1 2 3 जो भी इतने करेक्टर्स हैं आपके, उनकी फॉर्मेटिंग में नहीं आते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे अभी हम। नेक्स्ट 32 में लिखा है, MS वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको है ना, में स्पेस में ले जाता है। आपको कर्सर कहाँ ले जाएगा बेटा? नेक्स्ट कॉलम में आपको कर्सर ले जाएगा। डी ऑप्शन एकदम ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में आपको कर्सर ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 33 में लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब स्टॉप मार्कर को हटाया जा सकता है। टैब स्टॉप मार्कर को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? बी ऑप्शन एकदम ठीक है। टैब स्टॉप मार्कर को रूलर से बाहर सरका कर, आप रूलर से बाहर सरका दीजिए उसको, वो हट जाएगा वहां से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कुछ पेजेस ऐसे हैं जिनका फोटो सही से क्लिक नहीं हो पाया है, तो वहाँ थोड़ा सा ब्लर है, बाकी सारे पेजेस ठीक हैं। देखिए आप, अगला है 34, MS वर्ड का प्रयोग मूलतः स्पेस के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है MS वर्ड का यूज? तो उसके लिए किया जाता है विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए, है ना, प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए MS वर्ड का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सैंस सेरिफ है? सैंस सेरिफ का आप ये समझ सकते हैं मॉडर्न फॉन्ट कौन सा है, मॉडर्न आधुनिक फॉन्ट कौन सा है? तो कौन सा है? एरियल आधुनिक फॉन्ट है आपके पास। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे। MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट ऐसा है जिसका उपयोग किया जाता है अंत तक जाने के लिए? तो कौन सा है? कंट्रोल एंड कर दीजिए आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए शॉर्ट की भी काफी पूछी जाती है। लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो किसका उदाहरण है? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। फिर वही ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं विंडोज, सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडोज, एंटीवायरस। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? विंडोज, एंटीवायरस और प्रिंटर ड्राइवर्स या प्रिंट ड्राइवर्स, ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं एप्पल iOS, एप्पल iOS होता है, और होता है एंड्रॉयड OS। गूगल का भी अपना एंड्रॉयड सिस्टम है, गूगल का भी अपना एंड्रॉयड सिस्टम होने वाला है। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे अब। नेक्स्ट 38 लिखा है शीर्षक टाइटल केस के मामले में क्या लिखा है? बी ऑप्शन एकदम ठीक है। एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल लिया जाता है। जो भी वाक्य आप लिख रहे हैं उसमें हर एक शब्द को कैपिटल में लिखा जाएगा, टाइटल बार में जितना भी लिखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास 39। क्वेश्चन 39 की बात करते हैं। लिखा है मेल मर्ज घटक है। मेल मर्ज जो है वो घटक है, किसका घटक, किसका कंपोनेंट्स है? MS वर्ड का है। ये ऑप्शन एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है? निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है? एक्सटेंशन होता है जो भी आप डॉक्यूमेंट या जो भी फाइल है आपके पास, उसको सेव करते हो तो पीछे लिखा होता है ना ऐसे JPG
PDF ऐसे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है docx, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर स्पेस सामान्यतः को सम्मिलित नहीं करते। किसको? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो किसको? वर्ड डॉक्यूमेंट को सम्मिलित नहीं करते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट को सम्मिलित नहीं करते हैं। ध्वनि उसमें आ जाती है, चित्र उसमें आ जाता है, वीडियो उसमें आ जाती है, लेकिन वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं आते हैं। जो भी आप वीडियो एडिटिंग वाला पोर्सन है, ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर मतलब वीडियो एडिटिंग वाला जो आप समझ लीजिए इस तरीके से, ठीक है। जो वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं आते हैं। या फिर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं MX प्लेयर, वीडियो रन करने के लिए, गाने सुनने के लिए, जो भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उसमें वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं आता है। वर्ड डॉक्यूमेंट वर्ड में ही आएगा बेटा, ध्वनि में आ जाएगा, चित्र आ जाएगा, वीडियो सीक्वेंस आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में शामिल है? तो कौन सा है? पंक्ति अंतराल, पंक्ति अंतराल, लाइन स्पेसिंग, लाइन में जो स्पेस दिया जाता है पंक्ति अंतराल होता है बेटा वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी MS वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है? सुविधा नहीं है वो MS वर्ड की, नॉट इन बिल्ड फीचर ऑफ MS वर्ड। कोई सी ऐसी है जो कि MS वर्ड में उसकी सुविधा नहीं रहने वाली है? इनमें से कौन ऐसा है बेटा? तो लाइव स्ट्रीमिंग आप नहीं कर सकते वहाँ पे। आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, आप शब्दकोश को ठीक कर सकते हैं, आप अनुवाद कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पाएंगे। तो ए ऑप्शन एकदम ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा खंड विच्छेद का प्रकार नहीं है? सेक्शन ब्रेक का प्रकार कौन सा इसमें से नहीं है? कॉलम सेक्शन ब्रेक नहीं करता। ओड पेज, इवन पेज, नेक्स्ट पेज, ये सारे के सारे सेक्शन ब्रेक करते हैं ना, एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं, लेकिन कॉलम सेक्शन ब्रेक नहीं करता है। तो C ऑप्शन एकदम ठीक है बेटा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है? कौन सा ऐसा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है? तो कैपिटलाइज, ये ऑप्शन एकदम ठीक है। आप इलेटिक कर सकते हैं उसको, है ना, आड़ा तिरछा कर सकते हैं उसको, आप रेखांकित कर सकते हैं, आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर सकते। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है ये उसका फीचर है ना, अलग चीज़ है ये उसकी। चलिए सॉरी मैंने फीचर बोल दिया, फीचर नहीं, एक अलग चीज़ है कैपिटलाइज, ठीक है। लेकिन आप इटैलिक कर सकते हैं, आप रेखांकित कर सकते हैं, आप बोल्ड कर सकते हैं, कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं आप उसको, ठीक है, या नहीं होगा वो, या उसकी विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, MS ऑफिस का कौन सा अवयव स्पष्टता नोट पैड जैसा होता है? MS ऑफिस में कौन सा ऐसा कंपोनेंट्स है जो दिखने में नोट पैड जैसा होता है? कौन सा ऐसा जो नोट पैड जैसा होता है? वो होता है MS वर्ड। कौन सा होता है? MS वर्ड, B ऑप्शन एकदम ठीक है। चलिए शॉर्ट की के बारे में पूछा है, कंट्रोल D कुंजी दबाने से MS वर्ड में डायलॉग बॉक्स आ जाता है, कौन सा? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जब आप MS वर्ड में कंट्रोल D को प्रेस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर लिखा है आपके पास 48, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? देखिए कौन सी है, जहां पर आप पेस्ट करते हैं तो पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल V दबाएंगे, कंट्रोल V होती है पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल C होती है कॉपी करने के लिए। ऐसा मत समझना P से पेस्ट होता है तो P लगा दे, नहीं, कंट्रोल C कॉपी करने के लिए, कंट्रोल V पेस्ट करने के लिए, और इसके बाद बेटा कंट्रोल X कट करने के लिए, कंट्रोल X कट करने के लिए, और साथ में कंट्रोल P सेव करने के लिए, कंट्रोल P सेव करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा 48, MS वर्ड में अपर केस को लोअर केस और लोअर केस को अपर केस में बदलने के लिए किस चेंज केस विकल्प का उपयोग किया जाता है? वैसे तो आप उसमें जो आपका अपर केस लोअर केस एक होता है उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा स्पेशल बताइए जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं। तो उसका होता है बेटा डॉगल केस, उसको बोलते हैं डॉगल केस से आप चेंज करेंगे उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे इधर 50, लिखा है MS वर्ड का प्रयोग मूलतः स्पेस के लिए किया जाता है। MS वर्ड का यूज बेसिकली कहाँ किया जाता है? कहाँ पे MS वर्ड का यूज होगा बेसिकली? तो बेसिकली क्या होने वाला है बेटा, एक बार पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए, है ना,
प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए आप किसका यूज करेंगे, एमएस वर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 51 क्वेश्चन कहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन चयनित डेटाबेस प्रविष्टियों से अधिकतम मूल्य देता है, कौन सा ऐसा है? इसका आंसर है बेटा डी मैक्स। कौन सा ऐसा है? डी मैक्स। अधिकतम पूछा है उसने तो डी मैक्स, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यह भी कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा बेटा स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट कहा जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेडशीट प्रयोग करने का लाभ यह है कि, क्या लाभ है स्प्रेडशीट का प्रयोग करने का? बेटा गणनाएं स्वतः की जा सकती हैं, हाँ जी, कैलकुलेशन खुद से हो जाती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है ना। चलिए, डाटा में परिवर्तन होने पर गणना स्वतः अद्यतन हो जाती है। अगर आप डाटा में चेंज करेंगे तो डाटा में चेंज करने पर आपका जो कैलकुलेशन है वो खुद से अपने आप अपडेट हो जाएंगी। अधिक लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है इसके अंदर, उपयुक्त सभी, हाँ भाई, ऑल ऑफ द एबव, सारे के सारे इसमें फीचर्स हैं, सारी की सारी इसमें विशेषताएं रहने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? स्प्रेडशीट का उदाहरण कौन सा अभी पढ़ा था हमने? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइम बहुत कम है तो टाइम को देखते हुए थोड़ा जल्दी से हम करते हैं खत्म। लिखा आगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता फीचर का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सी विशेषता या फीचर्स का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है? तो इसमें है ऑटोफिल। कौन सा है? ऑटोफिल, ऑटोफिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 56। एक एक्सेल वर्कबुक का एक संग्रह होता है, एक एक्सेल वर्कबुक का एक संग्रह होता है ना। एन एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ, किसका कलेक्शन है? एक्सेल वर्कबुक किसका है? वर्कशीट एवं चार्ट्स का, वर्कशीट एवं चार्ट्स का। डी ऑप्शन एकदम ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जब आप एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो स्पेस एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित होता है। कहां पर प्रदर्शित होगा बेटा? टाइटल बार में, टाइटल बार में ये नाम प्रदर्शित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। शॉर्टकट की काफी पूछ रहा है, लिखा है इधर, एमएस एक्सेल में चुनी हुई सेल में फिल्टर्स को सुचारू करने हेतु कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे बेटा? उसके लिए ए ऑप्शन एकदम ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। चलिए, तो कंट्रोल एफ से क्या होता है? कंट्रोल एफ से फाइंड किया जाता है बेटा, कंट्रोल एफ से फाइंड किया जाता है। एल्ट प्लस क्लिक प्लस एल, एल्ट एल से क्या करेंगे आप? एल्ट एल से करेंगे बेटा फोकस, क्विक फोकस करने के लिए आपका ये काम आएगा, क्विक फोकस करने के लिए। और शिफ्ट एफ नन, कुछ नहीं करेगा ये, शिफ्ट एफ कुछ नहीं करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा डीवीएमएस का उदाहरण नहीं है? डीवीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीवीएमएस का फुल फॉर्म है। क्या नहीं करेगा ये? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ये उसका उदाहरण नहीं है, ये उसका एग्जांपल्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कंप्यूटर में एक मेन्यू स्पेस की लिस्ट होती है, कंप्यूटर में एक मेन्यू स्पेस की लिस्ट होती है। कौन सी? कमांड की लिस्ट होती है। कंप्यूटर में एक मेन्यू में, कंप्यूटर के मेन्यू में कमांड की एक लिस्ट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 61 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा हाइपर मीडिया संरचनाओं के माध्यम से नेविगेट करने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा ऐसा है जो कि हाइपर मीडिया संरचना के माध्यम से नेविगेट करने के लिए यूज किया जाएगा? तो क्या है? कीज, कीज का यूज करेंगे हम, ठीक है। चलिए 62 क्वेश्चन देखिए। जब संदर्भित सेल में एक या एक से अधिक इनपुट बदल दिए जाते हैं तो एक्सेल की स्पेस विशेषता फीचर गतिशील रूप से नए आउटलुक का उत्पादन करेगी। तो क्या है? सेल रिफ्रेशिंग, सेल रिफ्रेशिंग। जब भी आप रिफ्रेश करेंगे और कुछ भी चेंज करने के बाद रिफ्रेश करिए, तो रिफ्रेश करने के बाद आपने जो नया फीड किया है हमेशा आपको वही शो होगा, पुराना वाला शो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तालिका के स्तंभ को इस रूप में जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तालिका के स्तंभ को इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? फील्ड के रूप में जाना जाता है, फील्ड के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 64।
एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है, एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है, किसमें मदद करता है? डेटा सॉर्ट करने में, डेटा को आसानी से व्यवस्थित करने में, संख्यात्मक डेटा की गणना करने में उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन एकदम ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। लिखा है एक्स एल एस एक्स, लिखा है एक्स एल एस एक्स, एक्सटेंशन स्पेस के लिए है, किसके लिए? एक्सेल के लिए है। एक्सेल होता है ना डॉट जेपीजी होता है PDF। अभी हमने पीछे पढ़ा था DOC वाला जो पढ़ा था वर्ड में, है ना। अब इसमें कौन सा होता है? एक्सेल के लिए होता है। क्या होता है एक्सेल के लिए? डॉट XLSX, एक्सेल के लिए होता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक स्प्रेडशीट में चार्ट में किसी लेजेंड के लिए गलत विकल्प की पहचान करें। कौन सा इसमें से गलत विकल्प है स्प्रेडशीट में? तो कौन सा है? डाउन। लेफ्ट होता है, राइट होता है, टॉप होता है, डाउन नहीं होता है। टॉप के बाद एंड हो सकता है, टॉप के बाद एंड हो सकता है, लेकिन डाउन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक्सेल में कैंसिल बटन कहाँ स्थित होता है? एक्सेल में कैंसिल बटन कहाँ स्थित होता है? तो फॉर्मूला बार पर होता है। फॉर्मूला बार पर कैंसिल का बटन भी होता है। आगे बात करेंगे बेटा। एक स्प्रेडशीट में फॉर्मूला डिवाइड, ये डिवाइड है डिवीजन 10 और 3, 10,3। तो इसमें जो यूनिवर्सिटी ने माना है वो ये माना डी ऑप्शन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डी ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन भी इसमें आपको डाउटफुल है। तो ये क्वेश्चंस आप ये समझिए कि मार्किंग से बाहर है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने जो माना है #नेम क्वेश्चन मार्क ये माना है उसने, ठीक है। यहाँ पे कुछ और लिखा होना चाहिए था, लेकिन लिखा उसने नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक स्पेस वर्कशीट में से और कॉलम का इंटरसेक्शन है। लिखा है एक स्पेस वर्कशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है। क्या सेक्शन है? सेल। सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। MS एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एक सेल कहा जाता है, एक सेल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक्सेल में डिफॉल्ट सेल के अंदर टेक्स्ट क्षैतिज रूप से कैसे अलाइन होता है? कैसे होता है? लेफ्ट अलाइन होता है, लेफ्ट अलाइन होता है वो, ठीक है। देखिए मैंने बोला था 25-30 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसमें 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। मैं कोशिश करूँगा कि 50+ क्वेश्चन जो हैं आपको, मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि 50+ क्वेश्चन जो हैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड आपको मैं करा दूँ, जिसमें से कि बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना आपके पास रहेगी, ठीक है। तो पहले आप इस वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए। लास्ट ईयर का एग्जाम पेपर है, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ही मैं आपको एग्जाम से पहले 50 से प्लस जो है क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से रिलेटेड करा दूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72। PDN का पूरा नाम क्या है? PDN का पूरा नाम क्या है? PDN का पूरा नाम तो पैकेट डाटा नेटवर्क। PDN का नाम है पैकेट डाटा नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। तो 73 में क्या है? इंटरनेट की शुरुआत के रूप में की गई थी। किसकी शुरुआत के रूप में इंटरनेट की गई थी? कौन सा शुरुआत किया? तो अमेरिका सुरक्षा बलों का नेटवर्क। यूनिवर्सिटी ने यह आंसर माना है इसका। इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के लिए की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है TCP और IP, TCP और लिखा है IP मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहले आप ये समझिए TCP का फुल फॉर्म क्या है। T का मतलब ट्रांसमिशन, C का मतलब कंट्रोल, P का मतलब प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का मतलब क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए अब बात करते हैं कौन सा इसमें से ठीक है। तो इसमें से कौन सा ठीक है? इसमें से B ठीक है बेटा। TCP IP में 7 परतें होती हैं, ये एकदम ठीक है। B ऑप्शन एकदम ठीक है। 7 परतें इसमें होने वाली हैं, 7 लेयर होने वाली हैं। चलिए 75। सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि स्पेस से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? वो नेटवर्क से जुड़े होते हैं। आपस में किससे कनेक्टेड हैं? वो सारे के सारे नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, तभी हमको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में आसानी होती है। ये थोड़ा ज़्यादा ब्लर हो गया है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इसको हम पढ़ पाएँ। 76 क्वेश्चन लिखा है वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन को स्पेस के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में? पावर पॉइंट के रूप में जाना जाता है। वेब पेज देखने के लिए जो एप्लीकेशन यूज आप कर रहे हैं वो किसके
उसमें है पावर पॉइंट, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा गलत लगा, यूनिवर्सिटी ने ये माना इसमें ब्राउजर आप सही मानेंगे थोड़ा सा, है ना। किसी वेब पेज को आप देखेंगे तो किस एप्लीकेशन का यूज करेंगे, ब्राउजर का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर जो आपकी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है वेब ब्राउजर, उसे कहा जाता है वेब ब्राउजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है, कौन सा ऐसा जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है, तो इसमें से कौन सा है बेटा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इधर 79 तो बिल्कुल ब्लर हो गया, कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो इसमें लिखा है कौन सा एक वेब ब्राउजर है, सॉरी कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, वेब ब्राउजर नहीं है, इसमें ये पूछा है वेब ब्राउजर नहीं है तो कौन सा है। इसमें एक तो लिखा है XHTML, पहला लिखा है XHTML और दूसरा लिखा है इसमें फायरवॉक्स, तो फायरवॉक्स तो वेब ब्राउजर होता है। अगला लिखा है इसमें मैकवेव, ये वेब ब्राउजर है। अगला लिखा है नेटस्केप, ये भी वेब ब्राउजर है, तो ये वाला ऑप्शन एकदम ठीक है। ब्लर हो गया बेटा, दिख नहीं रहा है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई थिंक ये भी ब्लर है, ये भी ब्लर है। लिखा है किसी वेबसाइट को पसंदीदा में शामिल करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, तो डी, कंट्रोल डी, आप कंट्रोल डी कर दीजिए तो वो वेबसाइट आपकी पसंदीदा वेबसाइट में शो हो जाएगी। चलिए अब सही है, अब ब्लर नहीं है। देखिए लिखा है निम्नलिखित में से वेब ब्राउजर है, सॉरी निम्नलिखित में से ब्राउजर कौन सा है, कौन सा इसमें से ब्राउजर है। वेब ब्राउजर नहीं पूछा, ब्राउजर पूछा है, तो ब्राउजर कौन सा है बेटा, ब्राउजर है सफारी, लिनक्स नहीं, विंडोज नहीं, मैकोस नहीं, है ना। मैक ओएस सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये नहीं, विंडोज सिस्टम है, लिनक्स सिस्टम है, लेकिन सफारी जो है वो वेब ब्राउजर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम कौन है, वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है। आगे बात करते हैं 83। निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर है, तो कौन सा है बेटा, क्रोम, क्रोम जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 84। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो XML, ये वेब ब्राउजर नहीं है। नेटस्केप होता है, नेट सर्फ होता है, ओपेरा होता है, ओपेरा मिनी, अब से पहले ओपेरा मिनी बहुत लोगों ने चलाया होगा, ठीक है, तो कौन सा है, XML, ये नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, देखो कितने क्वेश्चन वेब ब्राउजर नहीं है, वेब ब्राउजर नहीं है पूछ रहा है वो, तो कौन सा नहीं है। देखिए क्रोम होता है, इंटरनेट होता है, ओपेरा होता है, ये लिखा है हडूप, हडूप नहीं होता, हडूप, हडूप नहीं होता, ये कोई नई चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेटस्केप एक है, अभी पढ़ा था, नेटस्केप कौन है, वेब ब्राउजर है। देखिए वेब ब्राउजर रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन पूछ ले गए हैं, कौन वेब ब्राउजर है, कौन वेब ब्राउजर नहीं है, ये सारे क्वेश्चन वेब ब्राउजर से रिलेटेड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए अब जाके 86 क्वेश्चन पे जाके आपका क्या खत्म हुआ, 86 क्वेश्चन पे जाके आपका खत्म हुआ है क्या, कंप्यूटर। देखिए इतने सारे, मतलब आई थिंक 15 से लेके और 86 पे 87 पे, कहने का मतलब है कि 50 से 60 क्वेश्चन आपके जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो आप पूरे तरह से फोकस कीजिए कंप्यूटर के क्वेश्चन पढ़ पाएँ, क्योंकि कंप्यूटर में आप जो पढ़े होंगे ना बस वही टिक कर सकते हैं, बाकी रीजनिंग में या आपका जो तार्किक है, जो आपका एबिलिटी है, उसमें तो आप थोड़ा सोच के समझ के टिक कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में आपको समझने का मौका नहीं मिलेगा, कंप्यूटर में आपको पढ़ा हुआ ही टिक करना पड़ेगा, है ना। तो बहुत सारे बच्चे बहुत गलतियां कर देते हैं। मेन फोकस आपका कंप्यूटर के सिलेबस पे होना चाहिए, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। चलिए 87 क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। लिखा है ठोस जमाना, मतलब सॉलिड जो है वो फ्रीज हो जाता है, फ्रीज जो होता है वो ठोस होता है। तो गैस, गैस में क्या लगाएंगे, तो गैस में हम लगाएंगे बेटा गंध, स्मेल। हम स्मेल करके आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पे कोई गैस है, और जमा मतलब ठोस जो होता है उसको हम पहचान सकते हैं, जो फ्रीज होता है उसको पहचान सकते हैं वो ठोस है। तो इसमें कौन ऑप्शन ठीक है, इसमें स्मेल ठीक है, बी ऑप्शन एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपको लिखा है विषाणु चेचक, विषाणु से चेचक होता है तो जीवाणु से, मतलब वायरस से स्मॉल पॉक्स होता है, तो बैक्टीरिया से क्या होने वाला है बेटा, बैक्टीरिया से टाइफाइड होने वाला है, टाइफाइड होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो गए बेटे अब। चलिए आगे लिखा है 39, 91, 51, तो नेक्स्ट क्या आएगा, देख कैसे करेंगे। 13 × 3 कितना हो जाएगा 39, आगे 13 × 7 कितना हो जाएगा 91, ऐसे 17 × 3 कितना हो जाएगा 51, तो 17 × 7 कितना हो जाएगा 119, ये ऑप्शन एकदम ठीक है। तो
13 का मल्टीप्लाई 3 में, 13 का मल्टीप्लाई 7 में, पहले का सीक्वेंस हो गया। 17 का मल्टीप्लाई 3 में और 17 का मल्टीप्लाई 7 में दूसरे का सीक्वेंस। कितना आंसर आया? 119 आंसर आया। ये रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो गए बेटा। अब चलिए, अब नया क्वेश्चन आ गया आपके पास 90 में कह रहा है कि किसी भी लैंग्वेज में क्रैक्स, ये लिखा है ना CRACKS, इसको क्या लिख रहा है वो? इसको लिख रहा है DQBBLR। तो आपसे पूछा है SPROUT, इसको क्या लिखेगा? तो आपको करना है क्या? सबसे पहले नंबर्स कर लेना है। नंबर्स कैसे करेंगे? देखिए, पहले सबसे पहले वाले करते हैं। C कितने पे आता है बेटा? 3 पे आता है। R कितने पे आता है? R हमारा आता है बेटा 18 पे। A कितने पे आता है? 1 पे आता है। C कितने पे आता है? 3 पे आता है। K कितने पे आता है? 11 पे। और S कितने पे आता है? 19 पे। उसने लिखा क्या है इसको? ये D वाला लिखा है। तो D में कितना लिख रहा है वो? D को 4, Q होता है 17, B होता है 2, फिर B होता है 2, फिर L होता है 12, फिर R होता है 18। आप चेक कर पा रहे हैं? 3 से 4 किया, 18 से 17 किया, 1 से 2 किया, 3 से 2 किया। कहने का मतलब एक बार +1, एक बार -1, एक बार फिर +1, एक बार -1, एक बार +1, एक बार -1, ऐसे सीक्वेंस उसने बनाया है। तो ऐसे हम सीक्वेंस बनाएंगे किसका? S वाले का। तो S कितने पे आता है बेटा? 19 पे। P कितने पे आता है? P आता है बेटा 16 पे। R कितने पे आता है? 18 पे आता है। O कितने पे आता है? 15 पे। U कितने पे आता है? मैंने बताया था U और V, तुम 21, हम 22। तो U कितने पे आता है? 21 पे। और T कितने पे आता है? 20 पे। अब देखिए, एक ज्यादा करना है तो 19 का क्या हो जाएगा? 20। 16 में एक कम करना है 15, 18 में एक बढ़ाना है 19, 15 में एक करना है 14, 21 में एक बढ़ाना है कितना? 22, और 20 में एक कम करना है कितना हो जाएगा? 19। सबका सीक्वेंस लगा लो। बेटर क्या है कि सबसे पहला वाला लास्ट वाला पहले लगाओ। तो पहले कितना है? T, लास्ट वाला 19 पे कितना आता है? 19 पे आता है S। तो जिसका आंसर T और S में हो वही आंसर ठीक माना जाएगा बेटा। T और S में देखो, ये नहीं है गलत, ये नहीं है गलत, या तो B सही है या C सही है। देखो B और C में क्या क्या चेंज है। देखो दूसरे में O और Q दिखा रहा है, तो 15 पे क्या आता है बेटा? 15 पे आता है O। तो TO लास्ट में S, TO लास्ट में S, ये ठीक है। टाइम बचाने का तरीका है, ठीक है। तो बी ऑप्शन एकदम ठीक हो गया, क्योंकि उसमें TQ आ रहा है, Q तो आने से रहा, तो इसको हटा दो। तो क्या ऑप्शन ठीक है? बी ऑप्शन एकदम ठीक माना जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, खत्म होने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है बेटा, क्या लिखा है? टच को वो ये लिख रहा है, प्लांट को पूछा है। तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें देखो सीक्वेंस देख रहे हैं TOUCH, ऐसे इसको इसने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो हम इसको बनाने की कोशिश कैसे करते हैं? अब एक बारी हम इनका हम सीक्वेंस लिख लेते हैं। तो सीक्वेंस लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बेटा? सीक्वेंस लिखते हैं एक बार। T होता है कितने पे? 20 पे। O होता है 15 पे। U होता है 21 पे। C होता है कितने पे? 3 पे। H होता है कितने पे? 8 पे। अगले वाले को उसने क्या बनाया? U कितने पे आता है बेटा? U 21 पे। T कितने पे आता है? 20 पे। O कितने पे आता है? 15 पे। H कितने पे आता है? 8 पे। C कितने पे आता है? 3 पे। अब देख पा रहे हैं आप? देखो 20, 21, 15, 20, कोई सीक्वेंस नहीं है, लेकिन इसको देख रहे हो, ये लिखा हुआ जो इसको इसने 21, 20, 15, 8, 3, मतलब डिक्रीज क्रम में लिख दिया है इसने इसको घटते हुए क्रम में लिख दिया है। आप भी प्लांट्स को घटते हुए क्रम में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए सॉरी, प्लांट्स वाले को सॉल्व हम ही कर रहे हैं। P कितने पे आता है? P आता है बेटा 16 पे। और L कितने पे आता है? L आता है 12 पे। और A कितने पे आता है? 1 पे आता है। N कितने पे आता है? N आता है 14 पे। T कितने पे आता है? T आता है बेटा 20 पे। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा बेटा 20, फिर कौन आएगा? 16, फिर कौन आएगा? 14, फिर 12, फिर 1। तो 20 से शुरू करना है T, 20 से, और एक A पे खत्म। तो T से शुरू होके A पे खत्म करना है बेटा। ये गलत, ये गलत, ये भी गलत। सही कौन सा है? T से शुरू के A पे खत्म हो रहा है। डी ऑप्शन एकदम ठीक है, डी ऑप्शन एकदम ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लिखा है AU को 21 बोल रहा है, EGG को 245 बोल रहा है, BAKE को पूछना है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। A कितने पे आता है? 1 पे। U कितने पे आता है? 21 पे। इसको बराबर 21 बोल रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। अगला E कितने पे आता है बेटा? 5 पे आता है। G कितने पे आता है? 7 पे आता है, फिर 7 पे आता है। तीनों के बीच में मल्टीप्लाई कर दो। 5 सत्ते 35, सत्ते 245, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक सीक्वेंस हो गया। तो B कितने पे आता है? 2 पे आता है। A कितने पे आता है? 1 पे आता है। K कितने पे आता है? 11 पे आता है। E कितने पे आता है? 5 पे आता है। इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 22 पंजे 110। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? सी ऑप्शन एकदम ठीक होने वाला है बेटा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इधर लिखा हुआ है BMO, इधर लिखा हुआ है
ओ क्यू, इधर लिखा है एच क्यू एस। अब इसको कैसे सीक्वेंस करेंगे, देखिए बी से ई में बनाया उसने, तो बी सी डी ई, 3 को प्लस किया पहली बार में, 3 को प्लस, उसके बाद एम से ओ बनाया उसने, अगली बार और चेक करेंगे एक बार, है ना, एम से ओ बनाया उसने तो कितना प्लस किया, एम एन ओ, इसका मतलब 2 में प्लस किया है उसने। अगली बार फिर इसको बनाते हैं एक बार इधर से, ओ से क्यू बनाया उसने, तो ओ से ओ पी क्यू, 2 प्लस किया, ठीक है। आगे अब इसको बनाते हैं, ई से फिर पहला वाला बनाएंगे, ई से इधर, तो ई से कितने पे रहेगा, ई एफ जी एच, 3 प्लस किया है, बिल्कुल ठीक है। अगली बार 2 प्लस किया है, तो ये सीक्वेंस है 3 2 और 2। आप नंबर्स भी लिखते हैं क्या, सीक्वेंस भी बना सकते हैं, हम भी ऐसे सीक्वेंस बनाएंगे। एच से 3 का सीक्वेंस बनाएंगे, 3 का सीक्वेंस एच से कैसे बनेगा, एच आई जे के, तो के भाई के से जो स्टार्ट होगा, के से कौन स्टार्ट है, तीनों में से कोई स्टार्ट नहीं है, ये वाला, तो ये वाला आंसर सही होना चाहिए, पहले कर लेते हैं। क्यू के बाद 2 बनाएंगे, क्यू आर एस, 2 बन गए, एस के बाद फिर 2 बनाएंगे, एस टी यू, देखो आ गया आंसर के एस यू, ये ऑप्शन एकदम ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 क्वेश्चन, इधर देखिए क्या क्या लिखा है, ए डी स्पेस ब्रैकेट है, लिखा है ऐसे ए डी क्वेश्चन मार्क पी बाई, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए आता है 1 पे, डी कितने पे आता है, डी आता है 4 पे, आगे इसमें स्पेस है, पी कितने पे आता है, पी आता है बेटा 16 पे, और बाई कितने पे आता है, बाई आता है कितने पे, 25 पे। चलिए डिफरेंस देखते हैं, देखो बेटा इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 3 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 9 का, 3 से 9 का डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है, 3 और 2 यहाँ पे 5 का डिफरेंस, 5 और 2 7 का डिफरेंस, ये है 3 5 7 9, तो डी के बाद में 5 का डिफरेंस चाहिए हमको, तो डी के बाद में 5 का डिफरेंस किस पे आएगा, डी ई एफ जी एच आई, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आई, आई के बाद 7 के डिफरेंस पे पी मिलना चाहिए, तो आई जे के एल एम एन ओ पी, देखो 7 पे मिला, इसका सही आंसर कौन सा है, आई, आई आंसर एकदम ठीक है, बी ऑप्शन एकदम ठीक है बेटा इसका। चलिए 95 की बात करेंगे अब, लिखा है इधर ए बी लगातार, सी को गैप कर दिया, डी ई एफ जी को गैप कर दिया, एच आई जे के, हम एल को गैप करेंगे, ठीक है, के तक हो गया, एल को गैप किया, क्या आएगा यहाँ 4 है, एम एन ओ पी क्यू, हम इतना लेंगे एम एन ओ पी क्यू, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है, पहले उसने 2 लिया, फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 ऐसे ले रहा है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें लिखा है यदि ए बी का पुत्र है, मैंने बताया था कि ए जो है वो बी का पुत्र है, ए जो है वो बी का पुत्र है, तो ए जो है बी का पुत्र है, ये बी का पुत्र है, ये इसका सन है। चलिए और सी का पिता है, ए जो है बी का पुत्र है और सी का पिता है, ये जो है फादर है किसी का, फादर है किसी का, किसका, सी का फादर है। पूछा क्या है, तो बी सी से कैसे संबंधित है, तो बी कौन है, सी का, मतलब पापा के पापा कौन होते हैं, दादाजी होते हैं, तो कौन है इसमें ऑप्शन ठीक, दादा या दादी, दादा या दादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अनिकेत प्रियंका के बेटे का भाई है, तो लिखते हैं यहाँ पे, जो अनिकेत है वो प्रियंका के बेटे एस फॉर सन, बेटे के बेटे का भाई है, ये दोनों भाई हैं, ये ब्रदर हैं दोनों, अगर ये ब्रदर हैं तो ये कौन है इसका, फादर या मदर, और ये फादर मदर से ऊपर है, तो ये दादाजी या दादी जी होंगी। चलिए पूछा क्या है इसने, तो अनिकेत प्रियंका से किस प्रकार संबंधित है, जो अनिकेत है प्रियंका से, ये दादी हैं, क्योंकि ये प्रियंका है ना, ये तो कौन है, ये दादी हैं। अच्छा पूछा क्या, अनिकेत किस प्रकार संबंधित है, जिससे पूछा जाए, जिसके लिए अनिकेत प्रियंका से, कौन से, अनिकेत किससे, प्रियंका से, प्रियंका अनिकेत को क्या बोलेगी, अपना पोता बोलेगी, कौन है इसका पोता होने वाला है, ग्रैंडसन होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 5 छात्र एक घेरे में खड़े हैं, कौन कौन है, अभिनव है, अभिनव को मैंने बोल दिया ए बी, आलोक है, इसको मैंने बोल दिया ए एल, अंकुर है, इसको बोल दिया मैंने ए एन, बीच में है अपूर्वा, अभिषेक के बाईं ओर है, अपूर्वा को बोल दिया ए पी, अभिषेक को बोल दिया ए बी एच, आलोक अपूर्वा के बाईं ओर है, अभिनव के बगल में उसके दाहिने और कौन बैठा है। ये पूरा क्वेश्चन है बेटा। अब एक सर्किल है, ये पूरा सर्किल है एक। अब इस सर्किल में हमको बिठाना, क्या लिखा है, अभिनव आलोक अंकुर के बीच में बैठा है। जो अभिनव है वो आलोक और अंकुर के बीच में बैठा है। तो जो अभिनव है वो आलोक और अंकुर के, तो मैंने आलोक को इधर बिठा दिया और अंकुर को इधर बिठा दिया, आलोक अंकुर के बीच में बैठा है। सबका फेस इधर की तरफ है, लेकिन जितने भी लोग बैठे हैं सबका फेस इधर की तरफ, आप मान लीजिए ऐसे बैठे हैं सब लोग, ऐसे फेस करके। चलिए आगे लिखा है, अपूर्वा अभिषेक के बाईं ओर है, अपूर्वा जो है वो अभिषेक के बाईं ओर है। तो अपूर्वा अभिषेक तो बिल्कुल अलग है, इसमें भी सेट नहीं किया हमने कहीं, चलो छोड़ते हैं इस स्टेटमेंट को। आलोक अपूर्वा के बाईं ओर है, जो आलोक है ना वो अपूर्वा के बाईं ओर है। तो अपूर्वा अगर इधर की तरफ मुंह करके बैठेगी, इधर की तरफ मुंह करके बैठेगी, तो इसके बाईं ओर लेफ्ट साइड ये बैठेगा। तो यहाँ कौन है, यहाँ पे अपूर्वा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें ऊपर वाला सेंटेंस क्या है, अपूर्वा अभिषेक के बाईं ओर है, जो अपूर्वा है वो अभिषेक के बाईं ओर है। तो ए बी एच इधर है, तभी तो इसका लेफ्ट इधर होगा, अपूर्वा यहाँ मिल गई, पांचों बैठ चुके हैं। चलिए अब पूछा क्या है, अभिनव के बगल में उसके ठीक दाहिने ओर कौन बैठा है। तो अभिनव कहाँ है, अभिनव ये रहा, अभिनव नहीं अभिषेक है, ये अभिनव यहाँ पे है, ये है अभिनव। अभिनव के दाईं ओर, अभिनव के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो अभिनव के दाईं ओर, दाईं इसका इधर रहेगा, मुंह अगर इसका इधर है तो इसका दायां इधर, राइट इधर, लेफ्ट इधर रहेगा। तो कौन है, आलोक। तो आंसर कौन सा ठीक है इसमें, आंसर ठीक है इसमें बेटा डी, ऑप्शन डी एकदम ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस से होते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे चीजों को, जमा जमा के देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इसको इधर नहीं इसको इधर बैठाना था हमको। ठीक है, तो वो तुरंत चेंज हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखिए 5 लड़कियां हैं, ए बी सी डी ई, निम्नलिखित 5 शहर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, है ना से केवल एक की यात्रा करती हैं। इनमें से 5 हैं और पांचों किसी एक शहर की यात्रा करती हैं। ई कोलकाता, मुंबई या चेन्नई की यात्रा नहीं करती। जो ई है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई की यात्रा नहीं करती। तो कोलकाता की यात्रा ई नहीं करेगी, मुंबई की यात्रा ई नहीं करेगी, चेन्नई की यात्रा ई नहीं करेगी। कहने का मतलब ई को ब्रैकेट में बंद किया ऐसे गोल सर्कल में, तो मैंने इन 3 शहरों को सर्कल में बंद कर लिया। आगे डी जो डी है मुंबई, चेन्नई, दिल्ली की यात्रा नहीं करती। डी मुंबई की यात्रा नहीं करेगी, चेन्नई की यात्रा नहीं करेगी, और दिल्ली की यात्रा जिनके नीचे अंडरलाइन किया है वो डी के लिए है। चलिए नेक्स्ट, ए जयपुर की यात्रा करती है। तो जो ए है जिस पर राइट लगा है वो जयपुर की यात्रा करेगी, जयपुर की यात्रा ए कर लेगी। ठीक है, चलिए आगे। सी मुंबई की यात्रा नहीं करती। जो सी है जो मैंने ऐसे बंद किया है ट्रायंगल में, वो मुंबई की यात्रा नहीं करेगी। तो सी मुंबई की यात्रा नहीं करेगी, इसके नीचे अंडरलाइन भी है। चलिए आगे, सी किस शहर की यात्रा करती है। तो सी मुंबई की यात्रा नहीं करती, बाकी हर जगह की यात्रा कर पाएगी वो। सी मुंबई की यात्रा नहीं करती, बाकी हर जगह की यात्रा कर पाएगी। अगर ऐसा पूछा जाए पांचों लोग मिलकर किस शहर की यात्रा कर पाएंगे, तो एक ही शहर ऐसा है, कौन, जयपुर, जहां पे वो सारे के सारे जा सकते हैं। क्योंकि ए तो जा ही सकता है लेकिन बाकी को जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सही आंसर वैसे क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर जयपुर। सही आंसर कौन होना चाहिए, जयपुर। इसका सही आंसर क्या है बेटा, जयपुर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 100। अब इसको देखिए, सुमित और अमित की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:4। तो सुमित बटे अमित बराबर कितना है, 3:4। इसको मैं 3x बोलूंगा, इसको 4x बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि अनुपात है, ये संख्या कुछ और है। लिखा है 20 वर्ष बाद सुमित की आयु 62 हो जाती है। अगर सुमित की आयु अभी 3x है और उसमें 20 में ऐड कर दूं तो कितनी हो जाएगी, ये 62 बता रहा है कि 62 हो जाएगी। तो अमित की वर्तमान आयु बताओ। इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे, 3x बराबर 62 माइनस 20, तो 3x बराबर कितना बचेगा, 42। तो x बराबर कितना बचेगा, 42/3, तो कितना आ जाएगा, 14। तो x की वैल्यू कितनी है, 14। पूछा क्या है, अमित की आयु, तो अमित की आयु कितनी है,
ए बराबर हमने माना था 4x, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 14, तो कितना आ जाएगा 56। इसका आंसर कौन सा सही है, ए ऑप्शन एकदम ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस जो है आपको कंप्यूटर से मिलने वाले हैं। आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी मैं कंप्यूटर के 50+ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दूं। लेकिन अगर ये पीडीएफ पूरा सॉल्व पीडीएफ इसी तरीके से पूरा सॉल्व पीडीएफ या आंसर कीज आपको चाहिए, तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर इस पे हाई लिख के और साथ में पीडीएफ और सब्जेक्ट का नाम लिख के सेंड कर दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। चलिए अभी के लिए धन्यवाद, अगली क्लास फिर कभी लेंगे।